Hello friends, welcome to my channel Help Corner. Ayana here once again. Let's start our today's video. डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पहले हमारा प्ले है क्या, प्ले के टाइटल को देख लेते हैं, फिर आगे की डिस्कशन की तरफ जाते हैं। तो हमारी वीडियो हो गई आज की प्ले लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। लिखा किसने है? जोजीन ओनील ने लिखा है। प्ले राइट कौन है? जोजीन ओनील। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, टाइटल को देख लेते हैं। टाइटल का मतलब क्या है? लॉन्ग डेज जर्नी। लॉन्ग डेज जर्नी क्या? लॉन्ग डेज बेसिकली किस चीज़ को कहेंगे हम यहाँ पे? लॉन्ग डे मतलब एक भारी बोझल दिन, जैसे कि हम अपने वर्ड्स में, अपनी हिंदी में, उर्दू में कहें, एक जो दिन हम पर बोझल गुजरा हो, भारी गुजरा हो, जो दिन स्ट्रेसफुल हो, अनहैप्पी डे हो, उसको लॉन्ग डेज कहेंगे, लॉन्ग डे कहेंगे। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट मतलब लॉन्ग डे की जर्नी। ये जो प्ले है 4 एक्ट प्ले है, एक ही एक दिन में स्टार्ट और एक ही उसी में ख़त्म हो रहा है। दिन के स्टार्ट से शुरू हो रहा है और एंड पे ख़त्म हो रहा है। फॉर प्ले है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। लॉन्ग डेज के मीनिंग हो गए भारी दिन, बोझल दिन, ए स्ट्रेसफुल डे, ए अनहैप्पी डे, कंफ्यूजिंग डे। मीन्स जिसमें बहुत से हमें आर्ग्यूमेंट्स करने पड़े, किसी से कोई हमारी फाइट वगैरह हो जाए, कोई ऐसा ही, बस कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, एक स्ट्रेसफुल डे। चलें तो प्ले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। द प्ले रिटन बाय जोजीन ओनील। किसने लिखा है? जोजीन ओनील ने लिखा है प्ले को। रिटन इन 1942 टू 1943, 1942 से 1943 का कहा जाता है कि इसमें लिखा गया है। फर्स्ट पब्लिश कब हुआ? फर्स्ट पब्लिश जो हुआ प्ले 1956 में जब पब्लिश हुआ, ऑफिशियली जब उसको प्ले को पब्लिश किया गया 1956 में। वन द टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेज, इस प्ले को बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला, टोनी अवार्ड मिला, जो लिटरेचर का एक अवार्ड हो गया, फेमस अवार्ड हो गया। इट्स अ 4 एक्ट प्ले। इट इज़ अ 4 एक्ट प्ले। 4 एक्ट प्ले हो गया। 4 ही बस एक्ट्स हैं। मॉर्निंग से शुरू होता है, मॉर्निंग 8:30 से शुरू होता है, 8:30 AM से स्टार्ट होता है, 12 PM पर बस ऐसे ही एंड हो जाता है प्ले। यही 4 एक्ट्स हैं, एक ही दिन में है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्या हो गया? जिसमें ऑटोबायोग्राफी हो, अपनी राइटर के अपनी लाइफ के बारे में दिखाया गया हो। जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है जोजीन ओनील की अपनी लाइफ को, इसके जो करेक्टर्स हैं, जो करेक्टर्स की स्टोरी है थोड़ी बहुत जोजीन ओनील की अपनी लाइफ से मिलती जुलती है, वो आगे हम स्टोरी को डिस्कस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन पहले हम जोजीन ओनील के बारे में अगर देखते हैं तो हम उसकी स्टोरी थोड़ी देख लेते हैं, फिर हमें अच्छे से पता चल जाएगा। जोजीन ओनील, उसके माँ बाप जो थे वो बेसिकली वो इटालियन थे, आयरिश थे, आयरिश बैकग्राउंड से थे, वो एक्टर थे। और वो उनका भी ये था कि कभी कहाँ रहना, कोई बेसिकली एक प्रॉपर घर नहीं था। उसका एक भाई था जो कि वो भी एक्टिंग थोड़ी बहुत करता था, लेकिन एक कामयाब बंदा नहीं था, जो ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था ज़िंदगी में। एक जो कोई ऐसा कामयाब बंदा नहीं बन सका, अपने आप को प्रूव नहीं कर सका। और जो जोजीन है वो पोएट, वो उसका थोड़ा सा ये भी था कि वो किंगफिशर जो मछलियों का कारोबार करता हो, इस किस्म की भी उसकी दिलचस्पी इसकी थी। और वो सी पे आता जाता रहता था। तो यही आगे हम इस प्ले की स्टोरी को डिस्कस करते हैं तो हमें समझ आती जाएगी किस तरह से ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है। क्योंकि इस प्ले में एक कैरेक्टर जो है एडमंड, वो कहते हैं कि वो जोजी ने उस कैरेक्टर के लिए अपने लाइफ को, अपने आप को डिपिक्ट किया है। चलें देखते हैं प्ले की स्टोरी को, कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कौन कितने हैं? टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। 4 मेजर कैरेक्टर हैं, एक माइनर कैरेक्टर है। माइनर कैरेक्टर कौन है प्ले में? कैथलीन, जो उनकी मेड है, जो उनकी मुलाजमा है, उनके घर की, उनकी घरेलू मुलाजमा जो है वो कैथलीन, ये एक माइनर कैरेक्टर है। बाकी 4 मेजर कैरेक्टर हैं। कौन से हो गए? जेम्स टोरन, और 65 ईयर मैन एक्टर भी है, अल्कोहलिक भी है। वो एक एक्टर है जेम्स टेरॉन फैमिली का हेड, और वो अल्कोहलिक है। मैरी टेरॉन है, वो वाइफ है, वो 50, उसकी वाइफ है जेम्स टेरॉन की, 54 ईयर ओल्ड है, मोर्फिन एडिक्टेड है। बड़ा बेटा है जेमी जूनियर, 33 ईयर्स ओल्ड है, अल्कोहलिक भी है, वुमेनाइजर भी है। वुमेनाइजर कौन हो गया? जो अपना सारा टाइम वुमेन्स में, प्रोस्टिट्यूट्स में स्पेंड करता, अपना जो कुछ थोड़ा बहुत कमाता वो सारा पैसा प्रोस्टिट्यूट्स में लगा देता हो, वुमेन्स की कंपनी में रहता हो ज़्यादातर। लास्ट चौथा जो करेक्टर हो गया फैमिली का, वो है
एडमंड 23 ईयर ओल्ड है, वुड बी पोइट, जो पोइट बनना चाहता है, वो भी जो जीन ओनील की तरह मतलब है सी पे आता जाता रहता है, उसके भी किंग फिशर का वो काम है, वहाँ पे आता जाता रहता है, और रिसेंटली वो सी का विजिट करके ही आया है जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है। ये जो प्ले का जो जेनर है प्ले के, ये है ट्रेजिडी, ये एक ट्रेजिडी है। सेटिंग जो प्ले की है वो कहाँ की है, प्ले को स्टार्ट करने से पहले सेटिंग देख लेते हैं कहाँ की है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेटिंग ऑफ द प्ले इज समर हाउस ऑफ टेरॉन फैमिली। टेरॉन फैमिली के समर हाउस में ये प्ले को प्रेजेंट किया गया है अगस्त 1912 की, 1912 की मतलब है सन, मतलब है उस ईयर की 1912, अगस्त 1912 उस ईयर की को मतलब दिखाया गया है, लाइफ डिपिक्ट की गई है टेरॉन्स फैमिली के समर हाउस की। लंदन बीच में है, कनेक्टिकट, माउंट क्रेस्टो जगह का नाम है, वहाँ पे उनका समर हाउस है, वहाँ पे ये स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो सी का विजिट करके आया हुआ है, वो जो है जेम्स। फर्स्ट जो एक्ट स्टार्ट होता है, 4 एक्ट्स हैं। फर्स्ट एक्ट मॉर्निंग 8:30 पे स्टार्ट होता है। फर्स्ट एक्ट में क्या होता है, वो फैमिली मेम्बर बैठे हुए होते हैं, मैरी टेरॉन, जेम्स टेरॉन, जेमी सभी बैठे होते हैं, एडमंड भी आ जाता है, बहुत सारे बैठे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, उनकी एक मेड भी है वो कैथलीन, बातें कर रहे होते हैं आपस में बैठे ऐसे, उनके दरमियान बातें भी हो रही हैं, बहस भी छिड़ रही होती है, हर टाइम उनके दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि हर टाइम जेमी और उसके बाप जेम्स टेरॉन के दरमियान आर्ग्यूमेंट हो जाती है पैसों को लेकर। वो दोनों एक्टर हैं, वो भी अपने बाप के साथ एक्टिंग करता है और थोड़ा बहुत जो कुछ कमाता है वो प्रोस्टिट्यूट्स में खर्च कर देता है। उनके दरमियान हर वक्त बहस हो जाती है, इस चीज़ पर बहस हो जाती है, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहते हैं, वो उसको ब्लेम करता है कि तुम्हारा ये कसूर है कि तुम जो कुछ कमाते हो कुछ सेविंग्स नहीं करते हो, किसी काम के नहीं हो, प्रोस्टिट्यूट्स में फजूल ज़ाया कर देते हो, और वो बाप को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से हम सब की लाइफ ख़राब हुई है, तुमने हमारी माँ की लाइफ ख़राब की है, उसका सही लाइफ नहीं दे पाए हो, हमारी लाइफ माँ मॉर्फिन एडिक्टेड हो गई तुम्हारी वजह से, तुमने सब किया है, उसका सही इलाज नहीं करवाया, क्योंकि वो एक माइजर बंदा है जो कि बेबी का सही तरीके से इलाज नहीं करवाता। वो मॉर्फिन एडिक्ट कब हुई, वो मॉर्फिन एडिक्ट इस वजह से हुई क्योंकि जब एडमंड पैदा होने वाला था तो उसकी तबीयत ख़राब हुई, एक्टिंग के दौरान में थे, वो एक्टिंग के दौरान कोई सेकंड रेटिंग होटल्स में, मतलब हमेशा सारी लाइफ वो होटल्स में स्पेंड करते, कोई अच्छा सा घर नहीं है उनके पास। वो किसी आम से डॉक्टर के पास उसे ले जाता है जो उसे मतलब मॉर्फिन का ड्रग का इंजेक्शन दे देते हैं। वो मॉर्फिन एक ऐसा ड्रग है जिसको मतलब है दे दो तो पेन किलर के तौर पर भी काम करता है, इंसान को पेन फील नहीं होता, तो उसको लेबर पेन्स होते हैं तो वो उसको मॉर्फिन दे देते हैं। तो ड्रग्स से ज़ाहिर सी बात है बंदा एडिक्ट हो जाता है, तो वो उस टाइम से वो मॉर्फिन एडिक्टेड हो जाती है। और वो अब जो एक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है, वो सेनेटोरियम से हो गया। सेनेटोरियम क्या है, सेनेटोरियम एक जगह जहाँ पर ऐसे लोगों की देखभाल की जाती है जो ड्रग एडिक्टेड हो, उनको वो ड्रग की आदत छुड़वाने के लिए वहाँ उनकी केयर की जाती है। तो सेनेटोरियम से हो क्या है, यहाँ लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, उनके जेमी और बाप के बीच में बहस छिड़ जाती है, तो एडमंड और मैरी उन दोनों को मतलब चुप करा देते हैं कि नहीं भाई बहस मत करो, ऐसे नहीं करो, उनको फाइट तक आ जाते हैं, तो वो उनको सुलह करा देते हैं, काम करा देते हैं। तो मैरी चली जाती, एडमंड चला जाता है अपस्टेयर, ऊपर को चला जाता है, उसे खांसी आ रही होती है एडमंड को, और वो अपस्टेयर, ये लोग समझते हैं कि चूँकि वो सी से होकर आया इस वजह से उसे खांसी आ रही है, वो अपस्टेयर चला जाता है। तो मैरी किचन की तरफ चली जाती है, जेम्स और जेमी बाहर लॉन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे ये सारा कुछ है, ये फर्स्ट एक्ट है। फिर वापस जेमी जब वापस आता है तो एडमंड कैथलीन से कोई बात कर रहा होता है किचन की तरफ, और जेमी आता है तो वो देखता है कि उसके बाप के वो रखे हुए होते हैं, पैक्स रखे हुए होते हैं विस्की के, अल्कोहल के, तो फिर वो उनको चोरी चोरी पी लेता है और उनमें फिर पानी मिला देता है कि ताकि उसे पता ना चले, क्योंकि सारी फैमिली एडिक्टेड है, वो सारे अल्कोहल पी रहे होते हैं, तो हाँ आदत नहीं होती उसको, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एडमंड भी पी ही लेता है, तो वो भी भाई के साथ वो भी अल्कोहल का एक पैक लगा देता है। ये सारे अल्कोहलिक मतलब बंदे बने हुए होते हैं। बीच में एडमंड की अपनी माँ से बात होती है, मैरी से, वो उसे कहता है कि उसे उसकी काफ़ी परवाह होती है, वो कहता है कि तुम अब तो बिल्कुल ठीक हो ना, अब तो तुम्हारी आदत छूट गई, अब तो तुम सही रहोगी, ये वो उसे बात करता है। मैरी तो चली जाती है अपस्टेयर्स, वो ऊपर ही चली जाती है, यहाँ पर ये दोनों भाई बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर जेम्स भी आ जाता है। जेम्स थोड़ा परेशान दिखाई देता है कि पता नहीं क्यों उससे शायद डॉक्टर की तरफ से कॉल मिली होती है जिसमें होता है कि एडमंड को कोई ठंड नहीं लगी सी से आने की वजह से, बल्कि वो ट्यूबरकुलोसिस का शिकार हो चुका है। यहाँ पे एक एक्ट ख़त्म होता है।
जो सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है वो बिफोर लंच है। बिफोर लंच एक एक्ट है, यहाँ पर एडमंड और मैरी तो नहीं होते, जेमी और जेम्स होते हैं। उन दोनों के बीच में फिर से बहस हो रही होती है। वो फिर से इस बात पर बहस करते हैं। जेमी बाप को कहता है कि तुम्हारी वजह से एडमंड जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का शिकार हुआ है, तुमने हमारी माँ का अच्छे से इलाज नहीं कराया, पहले वो मॉर्फिन एडिक्ट हुई, हमारे सारा घर का हालात, सारा घर का सारा कुछ तुम्हारी वजह से बिगड़ा, तुमने सारा कुछ किया है, तुम सारा कुछ करते हो। उन दोनों के बीच में बहस छिड़ रही होती है। तो यहाँ पे जेमी नीचे बैठा होता है इंतज़ार में, वो और एडमंड कहीं बाहर जाना चाह रहे होते हैं। तो फिर जेम्स भी उनके साथ चला जाता है, फिर क्योंकि उनको होता है कि वो उसको एडमंड को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे डॉक्टर के पास दिखाएंगे। तो फिर यहाँ पे वो तीनों चले जाते हैं, जेम्स, जेमी और एडमंड बाहर चले जाते हैं। मैरी अकेली रह जाती है। मैरी अकेली घर में वेट कर रही होती है। वो कैथलीन के साथ बैठ के कुछ, जब एक्ट 3 स्टार्ट होता है इवनिंग में 6:30 पे स्टार्ट होता है, वो कैथलीन के साथ कुछ काम बातें कर रही होती है, उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती रही, किस तरह से वो जेम्स से मिली, किस तरह से उनकी शादी हुई, वो पहले क्या थी, किस तरह से उसकी ज़रूरियात को इससे पूरा किया जाता, लाड प्यार से पूरा किया जाता था, उसके कितने नखरे उठाए जाते थे। फिर जेम्स के साथ शादी हुई तो उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये सारा कुछ मतलब है वो डिस्कस करते हैं। तो ये पे उसका यहाँ पे वो सब भी वापस आ जाते हैं। मैरी की बहस हो जाती है अपने हस्बैंड से, जेम्स से, उससे बहस हो जाती है कि वो उससे पहले उससे पास्ट लाइफ के बारे में बातें करती है कि किस तरह से उसने मतलब उसको एक कैसा इंसान है, उसको एक घर भी नहीं दे पाया, वो हमेशा सेकंड रेटिंग होटल्स में रहते हैं, उसके पास कोई घर नहीं है, कभी उसको सही लाइफ नहीं दे पाया, उसकी वजह से वो मॉर्फिन एडिक्टेड हो गई है। यही कुछ वो मतलब कहते रहते हैं, क्योंकि वो मानती तो नहीं है मॉर्फिन एडिक्ट, लेकिन उन जेमी को शक होता है कि वो मॉर्फिन एडिक्टेड है। सेकंड प्ले में जब वो अपने मतलब ऊपर से होकर रूम से होकर नीचे आती है तो उसकी हरकतों से कुछ कुछ इनको फील होता है कि वाकई वो मॉर्फिन लेके आई है, डोज लेके आई है। तो इसी वजह से जेमी की हर वक्त बाप के साथ बहस होती रहती है। तो फिर मैरी को पिछली बातें याद करते करते उसको याद आ जाता है अपना शादी और फिर शादी का ड्रेस। तो फिर वो चली जाती है अपना अपस्टेयर्स चली जाती है। फिर यहाँ जेमी की और जेम्स की फिर से बहस शुरू हो जाती है, जो कि एडमंड फिर से एंड करा देता है। जो लास्ट एक्ट है वो डिनर टाइम में स्टार्ट होता है। डिनर लेट नाइट एंड नाइट 12 बजे ख़त्म हो जाता है प्ले। बस यहाँ पर भी उनकी बहस हो रही थी। मेरी अपने वो शादी के ड्रेस में सज धज के आ जाती है। उन दोनों के हस्बैंड वाइफ की आपस में बात होती रहती है, उनके दरमियान लव भी एक शो हो रहा है, लव भी है, लेकिन ये बहस भी है कि उनकी वजह से ये सारा कुछ, उसकी वजह से, उसकी माइजरनेस की वजह से, वो माइजर है, वो कुछ अच्छे से स्पेंड नहीं करता, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उसने किसी का ख्याल नहीं रखा, अपनी कंजूसी को आगे देखा, उसका अच्छे से इलाज नहीं कराया, बच्चों को कोई तवज्जो नहीं दी, बच्चों को कोई फ्यूचर नहीं बनाया, सारा कुछ। और जेमी की तो हर वक्त बाप से बहस ही है कि उसने उसकी माँ को मॉर्फिन एडिक्ट किया। जेमी माँ की वजह से हर वक्त परेशान रहता है और इन्हीं परेशानियों की वजह से घर का कोई बंदा भी अच्छे से अच्छी लाइफ नहीं स्पेंड कर रहा। जेमी को ये है कि उसके मतलब है माँ मॉर्फिन एडिक्टेड है, उसके बाप को वो ब्लेम करता है। बाप ब्लेम करता है जेमी को कि तुम कुछ कमाते नहीं हो, निकम्मे हो, अल्कोहलिक हो, तुम अल्कोहल पीते हो, सारा प्रोस्टिट्यूट पे पैसा लगा देते हो, कुछ काम के नहीं हो। और एडमंड बेचारा वो जो थोड़ा बहुत कुछ काम करने वाला है, वो भी इन दोनों की वजह से इनको देख देख के वो भी अल्कोहल ले ही लेता है, अल्कोहलिक बन रहा है, जिसका शौक है कि वो पोइट बने। तो लाइफ मतलब सारा दिन ये स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेस में गुजर जाता है। एक दूसरे की फॉल्ट्स बताने में, एक दूसरे को ब्लेम करने में कि हाँ भाई तुम्हारा कसूर है, एक कहता है तुम्हारा कसूर है, दूसरा कहता है तुम्हारा कसूर है, एक दूसरे को ब्लेम देने में, ब्लेम करने में और एक दूसरे से फाइट करने में सारा दिन गुजर जाता है। थीम्स क्या हैं? यही थीम्स हैं, ब्लेम है, फेटलिज्म है, लोनलीनेस है, डिनाइल, गिल्ट, यही कुछ है। ब्लेम कैसे हो गया? ब्लेम जेमी ब्लेम कर रहा है, बाप को ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे वजह से, तुम्हारे माइजरनेस की वजह से हम ये हुआ कि हमारी माँ मॉर्फिन एडिक्टेड हो गई, तुमने उसका अच्छे से इलाज नहीं करवाया, क्योंकि उसे गंदे डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया पेन किलर के तौर पे, और उस वक्त से उसको एडिक्शन हो गया मॉर्फिन का। फेटलिज्म में हर बंदा मतलब है, हर बंदा दूसरे को ब्लेम कर रहा है। हर बंदे को पता है, जेम्स को पता है कि मैं अल्कोहलिक हूँ, लेकिन वो ये चीज़ मानता नहीं है, हालांकि वो वाजे वाजे अल्कोहलिक है, वो अल्कोहल लेता है। जेमी भी अल्कोहल लेता है, उसे पता है वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है, वो निकम्मा है, वो कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, लेकिन वो भी दूसरों को ही ब्लेम करेगा, अपना ने कोई नहीं देखेगा। मेरी को भी पता है वो मॉर्फिन एडिक्टेड है, वो बार बार अपस्टेयर्स जाके ऊपर जाके मॉर्फिन का डोज लेके आती है, लेकिन लोग घर वालों के सामने उसने मानना नहीं है कि बंदी सेनेटोरियम से होके आई है कि नहीं बस मैं तो ठीक हूँ।
मतलब सबका एक ही हाल है, फेटलिस्ट मतलब एक ही चीज़ में घुसे हुए हैं, जो चीज़ इनको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है, और माना भी किसी नहीं है। लोनलीनेस है हर बंदा, चूँकि यहाँ पर सारे के सारे ड्रग एडिक्टेड हैं, तो जो एडिक्टेड होता है बंदा, उसको होता है कि बस उससे लोनलीनेस चाहिए, अकेला रहे, अपने आप को टाइम दे सके, अपना ड्रग ले सके और सुकून से रह सके। हर वक्त जैसे हम देखते हैं प्ले में, हर एक्ट में मेरी अपस्टेयर्स चली जाती है मॉर्फिन का डोज लेने, उसे तन्हाई चाहिए होती है, अपना मॉर्फिन का डोज ले सके अच्छे से, उसको सुकून मिल जाए, वो अच्छे से तन्हाई चाहती है। सभी का यही सेम एक ही हाल है। जेम मतलब सारे वन बाई वन सारे कैरेक्टर्स यही चाहते हैं। डिनाइल है, मतलब हर कोई, किसी को पता भी है कि हम फलां बुरी आदत में एडिक्टेड हैं, लेकिन मान कोई भी नहीं रहा है। गिल्ट है, एक बंदे को है, मेरी को है कि हाँ अगर मॉर्फिन एडिक्टेड नहीं होती तो घर ऐसा नहीं होता, वो घर का कुछ ख्याल रख पाती। जेमी को भी है कि अगर वो प्रोस्टिट्यूट्स में टाइम ना दे, अगर मतलब अंदर ही अंदर सबको फील है कि हाँ गिल्ट है कि ये चीज़ है उनमें, लेकिन मान एक बंदा भी नहीं रहा। सारे के सारे समझो जैसे हम कह लें कि नाम में है, ज़िद्दी बन के बैठे, मानना किसी नहीं है भाई। नहीं भाई, बिगड़े सारे हुए हैं, लेकिन मानना किसी ने भी नहीं है। ये क्या हो गया भाई, ऐसे तो नहीं चलता। मतलब यही हो गया, हमने प्ले को भी देख लिया, स्टोरी भी देख ली, 4 एक्ट प्ले है, थीम्स भी उसकी देख ली हैं, ब्लेम, फेडरलिज्म, लोनलीनेस, डिनाइल, गिल्ट, यही सारी उसकी थीम्स हैं। स्टोरी को भी देख लिया। ये 5 कैरेक्टर्स हैं। कैथरीन एक माइनर कैरेक्टर है जिसको थोड़ा बहुत कैरेक्टर दिखाया गया, एक बार वो जेम्स एडमंड के साथ बात करते दिखाई गई है, एक बात एक्ट 3 में, एक बार एक्ट 3 स्टार्ट होता है इवनिंग टाइम में, तो वो मैरी के साथ बात करते दिखाई गई, मतलब थोड़ा थोड़ा बस दिखाई गया है। एक माइनर कैरेक्टर है, मेजर नहीं है। मेजर कैरेक्टर ये टायरॉन फैमिली है, जेम्स टेरॉन, मैरी केविन टेरॉन, जेमी जूनियर, एडमंड, ये सारे 4 कैरेक्टर मेजर कैरेक्टर्स हैं। 4 एक्ट प्ले 8 के टाइमिंग्स बता दिए किस तरह से, सुबह से एंड टाइम तक, रात 12 बजे तक प्ले एंड भी हो जाता है। 4 एक्ट्स हैं, एक दिन में है, लॉन्ग डे मतलब स्ट्रेसफुल डे, अनहैप्पी डे। सेटिंग भी बता दी प्ले की, समर हाउस है, टेरॉन्स फैमिली का। जेनर जो प्ले किया है वो ट्रेजेडी है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, जैसे कि बता दिया कि उसकी अपनी लाइफ को डिपिक्ट करता है। 4 एक्ट प्ले है, उसको मतलब है टोनी अवार्ड मिला। और सबसे अहम बात 1957 में उसको, यूजीन ओनील को लिटरेचर का बहुत ही अहम, बहुत ही फेमस अवार्ड पुलित्ज़र प्राइज़ मिला। यूजीन ओनील वन पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर द प्ले इन 1957। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। ये सारा बता दिया। पब्लिश्ड हुआ 1956 में, रिटन हुआ जब लिखा गया 1942 से 1943 के दरमियान लिखा गया है। यूजीन ओनील का प्ले है, बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट प्ले है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे ऑल द स्टोरी, themes, acts, characters, everyone. I tried my hard. I hope I did well. आप सबको समझ आ गया होगा। Okay, then that's all. Best of luck. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.